Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ruqayya Farooq from Team Mind Sparkle, and today is the day 12 of our pharmacology course. In this video, we are going to start the topic of autocoid. ऑटोकॉइड्स जो है इसका वर्ड हमारे पास दो वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड से निकला है, ऑटोज एंड एकोज। ऑटोज का मतलब है सेल्फ, एकोज का मतलब है मेडिसिनल एजेंट। ऑटोकॉइड्स जो है उसका बेसिकली मतलब ये है कि ऑटोकॉइड्स जिस टिश्यू के अंदर प्रोड्यूस होते हैं वहीं पर अपना जो है वो लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन हार्मोन और ऑटोकॉइड्स में डिफरेंस क्या है कि ऑटोकॉइड्स जो है वो टिश्यू के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, वहीं पर अपना लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जबकि हार्मोन जो है वो स्पेसिफिक ग्लैंड्स के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, ऑटोकॉइड्स जो है वो अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो हमारे पास लिपिड ऑटोकॉइड्स भी हैं, अमाइन ऑटोकॉइड्स भी हैं और पेप्टाइड्स भी हैं। अगर हम अमाइंस की बात करें सबसे पहले तो इसके अंदर हमारे पास दो इम्पोर्टेंट जो है वो ऑटोकॉइड्स आते हैं, हिस्टामीन एंड सीरोटोनिन। फिर अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स के अंदर हमारे पास आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स। ये हमारे पास जो है वो बेसिकली इम्पोर्टेंट ऑटोकॉइड्स हैं और इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। पेप्टाइड की अगर हम एग्जांपल की बात कर लें तो इसके अंदर आता है ब्रेडिकाइनिन और एंजियोटेंसिन। तो ये हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन है ऑफ ऑटोकॉइड्स बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर। ठीक है, इसके बाद अगर हम सबसे पहले जो है वो हमारे ऑटोकॉइड की बात करें दैट इज हिस्टामीन। तो हिस्टामीन जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है सिंथेसाइज होता है फ्रॉम हिस्टिडीन से। ठीक है, हिस्टिडीन से जो है ये हमारे पास सिंथेसाइज होता है और ये हमारे जो मास्ट सेल्स होते हैं उनके अंदर स्टोर हुआ होता है। फिर जब भी हमारे पास कोई इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट होता है तो ये मास्ट सेल से जो है वो रिलीज होते हैं और हमारे पास हिस्टामीन मोस्ट जो है वो मेजर इसका रोल ये है कि एलर्जिक एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस करवाता है और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन करवाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं किसी ऐसे पेशेंट की जिसको डस्ट एलर्जी है, ठीक है, तो अब इसके अंदर डस्ट एलर्जी में क्या होता है, जैसे ही किसी पर्सन का जो है वो डस्ट से कॉन्टेक्ट हुआ तो उसका इम्यून सिस्टम जो है वो हाइपर एक्टिवेट या ओवर एक्टिवेट है। ठीक है, हाइपर एक्टिवेट ओवर एक्टिवेट होने की वजह से क्या हुआ कि जब कोई डस्ट पार्टिकल अंदर एंटर हुआ बॉडी के तो इम्यून सिस्टम जो है वो उसके खिलाफ एक्टिव हो जाता है और वो क्या करता है, वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करता है और वो सेल्यूलर रिस्पॉन्सेज को एक्टिवेट करता है ताकि उसको इरेडिकेट किया जा सके। तो उसकी जो रिजल्टिंग में क्या होता है, एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, अब हिस्टामीन जो है वो हमारे पास इसलिए मोस्ट कॉमनली एलर्जिक और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज के अंदर इंक्लूडेड होता है। ठीक है, ये इसको मीडिएट कर रहा होता है। इसके अलावा हिस्टामीन की एज सच कोई क्लिनिकल एप्लीकेशन नहीं है, बट इसको ब्लॉक अगर किया जाए तो हम जो है इसको ब्लॉकर्स को जो है वो हम इम्पोर्टेंट थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं। एगोनिस्ट जो है वो इसका एक आदि है, उसको हम किसी इंडिकेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं जिसका मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन जो मोस्ट कॉमन हमारे पास है वो है हमारे पास हिस्टामीन ब्लॉकर्स। तो अब ब्लॉकर्स जो है वो किस एक्शन को ब्लॉक करेंगे उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि उसके एक्शंस क्या हैं, उसकी लोकेशन क्या है हिस्टामीन की और सिंथेसिस कैसे होती है। तो अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन जो है वो ज़्यादातर ये लंग्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हिस्टामीन स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, लंग में प्रेजेंट होगा तो एलर्जिक रिएक्शन अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या करवाएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। ठीक है, सांस लेने में मसला होगा। स्किन स्किन में होगा तो क्या कराएगा, फ्लशिंग करवाएगा, रेड हो जाएगी स्किन। इसके बाद अगर जो है वो हमारी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है तो ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, डाइलेट कर देगा। डाइलेट का मतलब क्या होता है कि ये हमारी ब्लड वेसल है नॉर्मल, ठीक है, जब ये डाइलेट होगी यानी कि ये खींचेगी तो ये क्या होगा कि इस तरीके से इसके अंदर होल्स हो जाएंगे, जिसका मतलब ये हो गया कि ये परमिएबल हो गई है। अब परमिएबल हो गई है तो ये जो है यहाँ पर ब्लड प्रेशर भी जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड जो है कब हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो राइज होता है, जब हमारे पास वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन में रेजिस्टेंस होती है, ब्लड जो है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन जब हमारे पास डायलेशन होगी तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर कम होगा। तो ब्लड यहाँ पे जो है वो जो अगर कॉन्स्ट्रिक्ट है तो ज़्यादा फ्लो करेगा, अगर डायलेट है तो ये कम फ्लो करेगा और हार्ट तक कम पहुँचेगा, तो क्या करेगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा। अब अगर हम इसकी जो है सिंथेसिस की बात करें
तो ये अमाइन है जो कि फॉर्म होता है बाय द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अमाइनो एसिड हिस्टिडीन। हिस्टिडीन जो है वो हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, इसकी होती है डीकार्बोक्सिलेशन और इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारे पास हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन से क्या हो जाता है कि हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है, उसके बाद ये जाके मास्ट सेल्स के अंदर स्टोर हो जाता है और फिर जब भी कोई हमारे पास रिस्पांस आता है, स्टिमुलाई आता है, तो फिर ये वहाँ से रिलीज होता है और अपने रिस्पॉन्सेज को जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। लोकेशन की बात करने के बाद हम ये देख लेते हैं कि इसके रिसेप्टर्स कौन से होते हैं और इसकी जो है वो एक्शन को हम दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं कि कौन से एक्शंस जो है वो ये प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो हिस्टामिन के जो है वो रिसेप्टर हमारे पास होते हैं 4 टाइप्स के, H1, H2, H3 और H4। जो मोस्ट कॉमन है वो ये हमारे पास 2 हैं। ठीक है, एक जो है ये हमारे पास प्रेजेंट होता है लंग्स में, ठीक है, स्किन में। ये क्या करता है, ये एलर्जी और इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ठीक है, एलर्जिक और इन्फ्लेमेशन रिएक्शन कॉज कर रहा होता है। इसके अलावा ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, लंग के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एलर्जिक एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इसके अलावा ये वेकफुलनेस भी कॉज करता है। इसीलिए जब हम H1 ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं तो उसमें एक मसला आता है कि सडेशन कॉज होती है। ठीक है, क्योंकि H1 का रोल किसके अंदर है, वेकफुलनेस के अंदर है। अब H2 जो है ये हमारे पास गैस्ट्रिक म्यूकोजा में प्रेजेंट होता है और ये गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को जो है वो इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इसके बाद H3 जो है और H4 ये हमारे पास रिसेंटली आइसोलेटेड में है। ये हमारे पास होता है प्री साइनेप्टिक और H4 जो है ये हमारे पास प्रेजेंट होता है रीजन ऑफ पेरिडाइसोफिल के अंदर। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो कीमोटैक्सिस को प्रमोट कर रहा होता है। इसके बाद अगर हम ये देखें कि जो H1 है उसके अगर हम एगोनिस्ट यूज़ करते हैं तो उसका क्या यूज़ होता है, एंटागोनिस्ट यूज़ करते हैं तो उसका क्या यूज़ होता है। एगोनिस्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं, जो मैं आपको कह रही थी कि इसका एक आध जो है वो एगोनिस्ट भी है, इसका नाम है हमारे पास बीटा हिस्टीन। बीटा हिस्टीन जो है ये एक ओरल हिस्टामिन एनालॉग है जो हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल वर्टिगो इन मेनियर्स डिजीज। इसके बाद बाकी जो है वो हम सारे एंटागोनिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। एंटागोनिस्ट हम यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द एलर्जिक और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज, जिसमें हमारे पास 2 जनरेशन आती है फर्दर H1 की, फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन और सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन, जिसमें फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो सिट्रीजीन आती है और वो आती है प्रोमीथाजीन। फिर इसके बाद H2 ब्लॉकर की तो हमने पहले भी बात कर ली। GI के पोर्शन में H2 ब्लॉकर हम पेप्टिक अल्सर वगैरह को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, रिसेप्टर्स की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं एक्शंस की कि कौन कौन से एक्शंस जो है ये मेनली जो है प्रोड्यूस कर रहा होता है। सबसे पहले तो हिस्टामिन क्या करता है, डायलेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स करता है, जिसकी वजह से फ्लशिंग और हाइपोटेंशन होती है। जो हमने बात की कि ब्लड वेसल्स जो है वो हमारे पास डायलेट हो जाती हैं तो ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है और परमेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, फ्लशिंग भी होती है। इसके बाद ये किससे जो है वो मीडिएटेड होता है, H1 से होता है। इसके बाद जो है दूसरा ये है कि ये विसरल स्मूथ मसल्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। फिर इसके बाद अगर जो है वो हम गैस्ट्रिक एसिड की बात करें तो H2 जो है उससे क्या होता है कि गैस्ट्रिक एसिड जो है उसकी सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है। H3 रिसेप्टर्स जो हैं वो प्री साइनेप्टिक होते हैं और वो रिलीज ऑफ हिस्टामिन को जो है इनहिबिट करवाते हैं, क्योंकि प्री साइनेप्टिक का हमें पता है कि काम क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक देता है और जो जिस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पर वो प्रेजेंट है वहाँ से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है या जो भी सब्सटेंस रिलीज हो रहा है उसको वो कम कर देता है या उसको स्टॉप कर देता है। इसके बाद H4 जो है उसका जो है वो मेन फंक्शन यही है कि वो हमारे पास कीमोटैक्सिस को प्रमोट कर रहा होता है। ठीक है, तो उसके एंटागोनिस्ट को हम यूज़ करते हैं फॉर एलर्जिक कंडीशन। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन्स की। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटी हिस्टामिन क्या होती है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटी हिस्टामिन जो है ये हमारे पास बेसिकली
ये लिपिड सॉल्युबल होती है। इनकी जो CNS पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, किसकी? फर्स्ट जनरेशन की। ठीक है, इसकी CNS पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है, दैट्स वाई ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये हमारे पास सेडेशन कॉज करती है। ठीक है, इसके अलावा जो है मीडिएटेड एलर्जी रिएक्शंस जो होते हैं उसको तो ये स्टॉप करती है H1 ब्लॉकर्स। H1 ब्लॉकर्स जो हैं ये फर्स्ट जनरेशन हमारे पास लिपिड सॉल्युबल होंगी और सेडेशन कॉज करेंगी। इसके बाद जो सेकंड जनरेशन है वो हमारे पास डेवलप की गई है, इस तरह से डेवलप की गई है कि वो पोलर कंपाउंड्स बनाए गए। ठीक है, पोलर बनाए गए ताकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है वो इजीली क्रॉस ना कर सके। ठीक है, अब फर्स्ट जनरेशन की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर हाईली सेडेटिंग भी आती है, मॉडरेटली सेडेटिंग भी आती है और माइल्डली सेडेटिंग भी आती है। तो हाईली सेडेटिंग में जो है वो हमारे पास आती है डाइफेनहाइड्रामीन, फिर इसके बाद आती है डायमिनहाइड्रिनेट। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? हाईली सेडेटिंग ड्रग की। प्रोमिथाजीन, हाइड्रोक्सीजीन, दीज आर द हाईली सेडेटिंग ड्रग। फिर इसके बाद मॉडरेटली सेडेटिंग है तो उसके आती है फिनेरानीन और जो है वो सिप्रोहेप्टेडीन, मैक्लीजीन। फिर माइल्डली सेडेटिंग में जो है वो हमारे पास एग्जांपल है साइक्लिजीन और मेपायरानीन, क्लोरफेनेरामीन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन हो गई। अब इसके हम जो है वो बात करते हैं थेराप्यूटिक यूजेस की। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो जो है वो यही होगा कि ये H1 रिसेप्टर को जो है वो ब्लॉक करेगी। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो थेराप्यूटिक यूजेस की अगर बात करें तो एलर्जिक एंड इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, एक तरह से फॉर द एलर्जिक राइनाइटिस एंड अर्टिकेरिया। इसके अलावा इसका दूसरा यूज़ क्या है? दूसरा यूज़ है इसका मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस के लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रही होती है वो हमारे पास डायफेनहाइड्रामीन है, डायमेनहाइड्रिनेट है, प्रोमिथाजीन है, इसके अलावा साइक्लिजीन है। तो ये जो है मोशन सिकनेस के लिए इफेक्टिव एजेंट्स हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ मोशन सिकनेस। इसके बाद इंसोम्निया के लिए भी ये ड्रग्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। हालांकि ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, बट स्टिल जो है वो इसकी सेडेटिंग प्रॉपर्टीज स्ट्रॉन्ग होती है, तो कभी ये इंसोम्निया की ट्रीटमेंट में भी यूज़ की जाती है। फिर एडवर्स इफेक्ट्स की अगर बात करें तो सबसे मेन एडवर्स इफेक्ट इसका यही है कि ये सेडेशन कॉज करती है। तो जो ऐसे लोग होते हैं मतलब कि जिनके ऑफिस वर्क है या और कोई काम है तो उसके अंदर ये जो है वो प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं। फिर इसके बाद अदर इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं कि ये ड्राइनेस करती है इन द नोजल पैसेज, ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। इसके अलावा ब्लड विजन भी कॉज करती है और रिटेंशन ऑफ यूरिन करवाती है। तो ये हमारे पास थी फर्स्ट जनरेशन। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामीन्स की। तो सेकंड जनरेशन के अंदर हमारे पास जो है वो अ, ऐसी ड्रग्स हैं जो हमारे पास लिटिल CNS पेनिट्रेशन रखती होंगी, यानी कि उनका जो है वो CNS इफेक्ट इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा सेडेशन, या फिर बहुत ही कम जो है वो सेडेशन प्रोड्यूस होगी। इसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में जो है वो हमारे पास आती है लॉराटिडीन, डिसलॉराटिडीन, फेक्सोफेनाडीन, लेवोसिट्रिजीन एंड सिट्रिजीन। अच्छा, ये ड्रग्स जो है इनकी भी सेम इंडिकेशंस हैं कि ये जो है वो एलर्जिक वगैरह के लिए, एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह के लिए यूज़ होती है। बट इनका फ़ायदा क्या है कि ये पोलर बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हम उन पेशेंट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं जो ऑफिस गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है या स्टूडेंट्स हैं, जो जिनका रूटीन जो है वो ज़ाहिर सी बात है बिजी है, तो उनमें फिर जो है वो हम इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, टू रिड्यूस द सेडेशन इफेक्ट। फिर इसके बाद अगर कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो अदर हम पॉइंट्स अगर डिस्कस करें इन्हीं ड्रग्स के हवाले से, तो टर्फिनेडीन जो है, टर्फिनेडीन जो हमारे पास है ड्रग, ये हमारे पास फास्टेस्ट एक्टिंग एंटी हिस्टामीन है। और जो हमारे पास सिट्रिजीन है,
ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है रिजिक्स के नाम से, ठीक है। इसके अलावा ये जो है हाइड्रोक्सीजीन का मेटाबोलाइट, जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन हाइड्रोक्सीजीन ड्रग थी उसका ये मेटाबोलाइट है। इसके अलावा जो लीवोसिट्रिजीन है ये हमारे पास एल आइसोमर है ऑफ सिट्रिजीन, तो ये भी हमारे पास यूज़ होती है, लेट सेडेटिव इफेक्ट है इसका। इसके बाद जो हमारे पास ओलोपेंटेडीन ड्रग है, ओलोपेंटेडीन ये रिसेंटली अप्रूव ड्रग है फॉर द टॉपिकल ट्रीटमेंट। ये बेसिकली H1 है, ठीक है, H1 ब्लॉकर है। और ये क्या करती है कि ये नेज़ल स्प्रे के तौर पे हम यूज़ करते हैं फॉर सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस। इसके अलावा एक और ड्रग है एल्केफ्टिडीन। एल्केफ्टिडीन हम जो है वो यूज़ करते हैं फॉर एलर्जी कंजक्टिवाइटिस। तो ये कुछ ड्रग्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और इसके अलावा जो है सेकंड जनरेशन हमने यहाँ पे कवर कर ली है। इसके बाद हम जो है वो मूव करते हैं टुवर्ड्स सेकंड ऑटोकोइड, जो है हमारे पास सीरोटोनिन। सीरोटोनिन जो है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। इसका जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल है इन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। फिर इसके बाद ये इनहिबिशन करवाता है ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। इसके बाद ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा ये जो है वो हमारी मूड, एपिटाइट, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन और स्लीप के अंदर भी जो है वो इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है। बेसिकली जो हमारी इसकी एगोनिस्ट हैं उसको हम यूज़ करते हैं, सिलेक्टिव सीरोटोनिन एगोनिस्ट जो है उसको हम यूज़ करते हैं डिप्रेशन और माइग्रेन हेडेक्स के अंदर। अब अगर हम इसके जो है वो रिसेप्टर्स की बात कर लें तो इसके रिसेप्टर्स हैं 5HT। सबसे पहला है 5HT1। अब इसके अंदर जो पार्शियल अगोनिस्ट ड्रग्स आती हैं ये हमारे पास हैं बस्पिनॉल, फिर है हमारे पास जेपिरोन। अच्छा, तो 5HT1 जो है वो बेसिकली रिसेप्टर है सीरोटोनिन का, जिसके अंदर जो है ये सारी ड्रग्स आती हैं। अब ये एगोनिस्ट हैं, 5HT1 एगोनिस्ट है, ये हमारे पास यूज़ होती हैं एज एंटी एंजाइटी ड्रग्स। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास रिसेप्टर है ये है 5HT1। ये हमारे पास 1A था, ये हमारे पास है 1B और 1D। ये जो है इसके एगोनिस्ट हमारे पास हैं सुमाट्रिप्टान, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ये हम यूज़ करते हैं फॉर एक्यूट माइग्रेन। फिर इसके बाद हमारे पास अदर रिसेप्टर आता है 5HT2A और 2C। इसके अंदर जो है वो हम यूज़ करते हैं क्लोज़ापिन एंड रिस्पेरिडोन, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो यूज़ किए जाते हैं फॉर द एंटी साइकोटिक एजेंट, ठीक है। इनकी जो है वो एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी होती है 5HT2A पर, क्लोज़ापिन एंड रिस्पेरिडोन। फिर अदर रिसेप्टर है हमारे पास 5HT3। इसके जो है वो एंटागोनिस्ट हम यूज़ करते हैं लाइक ऑन्डनसेट्रोन। ये हम जो है वो वॉमिटिंग वगैरह के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद लास्ट रिसेप्टर है हमारे पास 5HT4। 5HT4 के एगोनिस्ट को हम यूज़ करते हैं सीसाप्राइड, मोसाप्राइड। इसके अलावा जो है वो रेंजाप्राइड, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ के अंदर। तो ये थी हमारे पास सीरोटोनिन की ड्रग्स। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द एर्गोट एल्कलॉइड। एर्गोट एल्कलॉइड्स ड्रग्स जो हैं ये बेसिकली पार्शियल एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट इफेक्ट रखती हैं ऑन द 5HT रिसेप्टर्स एंड डोपामिन रिसेप्टर्स। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स आती हैं लाइक एर्गोटामीन। एर्गोटामीन जो है ये हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन। ये जो ड्रग है ये हमारे पास 5HT रिसेप्टर को बाइंड करती है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी ड्रग है ये है हमारे पास मिथाइलसेनाइड। ये हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन। अब नेक्स्ट जो है वो हम माइग्रेन को ही डिस्कस करेंगे, वो ड्रग्स देखेंगे जो हमारे पास हेडेक और माइग्रेन्स के लिए यूज़ होती हैं।
इसके बाद बात करते हैं माइग्रेन की। माइग्रेन इज अ टाइप ऑफ हेडेक। माइग्रेन इज बेसिकली ड्यू टू द डायलेशन ऑफ सेरेब्रल वेसल्स। सेरेब्रल वेसल्स में क्या होता है, डायलेशन होती है, तो डायलेशन की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो हमारा कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम होने की वजह से जो है वो माइग्रेन होता है। अब माइग्रेन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है एसोसिएटेड विद ऑरा और एक होता है हमारे पास विदाउट ऑरा। ऑरा इज बेसिकली समथिंग विच ट्रिगर्स माइग्रेन। ऑरा कैन बी सेंसरी, विजुअल और स्पीच और मोटर डिस्टर्बेंसेस। कोई स्मेल हो गई, कोई विजन हो गया, कोई सेंसरी चेंजेस हो गई, कोई स्पीच और मोटर डिस्टर्बेंसेस हो गई, जिससे जो है वो माइग्रेन इनिशिएट होता है। फिर एक माइग्रेन होता है विदाउट ऑरा, वो होता है ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटी या स्ट्रेस। विदाउट ऑरा माइग्रेन में जो हेडेक होता है उसके साथ साथ जो है वो नोजिया, वॉमिटिंग वाले सिम्टम्स भी आते हैं, जबकि जो हमारा विथ ऑरा वाला माइग्रेन होता है उसके अंदर क्या होता है कि हेडेक से पहले प्रोड्रोमल सिम्टम्स जो हैं वो नज़र आते हैं। प्रोड्रोमल सिम्टम्स का मतलब क्या है, जैसे विजुअल लाइंस नज़र आएंगी, जिगजैग लाइंस नज़र आएंगी, फ्लैशेस नज़र आएंगे और फिर जो है वो हेडेक स्टार्ट होता है। अच्छा, माइग्रेन की हम बेसिकली अगर डेफिनेशन की तरह से बात करें तो माइग्रेन इज यूनिलैटरल एंड पल्सेटाइल हेडेक विच इज ड्यू टू द डायलेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ अफेक्टेड सेरेब्रल वेसल्स। अब इसके बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें माइग्रेन की, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास दो तरह की ट्रीटमेंट आती है। एक होती है नॉन स्पेसिफिक माइग्रेन थेरेपी और एक होती है हमारे पास स्पेसिफिक माइग्रेन ट्रीटमेंट। अब नॉन स्पेसिफिक में ऑब्वियसली हम जो है वो सिम्टम्स को सिर्फ ट्रीट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम हेडेक और वॉमिटिंग, नोजिया वगैरह के सिम्टम्स को जो है वो कम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक में जो है वो हम एनसीड्स को यूज़ करते हैं और वॉमिटिंग के लिए जो है वो हम एंटी एमेटिक्स को यूज़ करते हैं। इसके बाद जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है इसके अंदर हम ट्रिप्टान्स और एर्गोटामीन्स जो है उसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब ट्रिप्टान्स और एर्गोटामीन्स जो है वो बेसिकली क्या करती है, वो वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। ये जो है 5-HT1 रिसेप्टर्स पर बाइंड करती हैं और उसको एक्टिवेट करती हैं। एज अ एगोनिस्ट जो है ये वर्क कर रही होती हैं। इन दोनों का जो है वो एक्शन क्या होता है, बेसिकली वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन और द इनहिबिशन ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी न्यूरोपेप्टाइड। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होता है कि एक वेजल है जो डायलेट है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है वो ऑब्वियसली कम होगा। जब वेजल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो ब्लड फ्लो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। दैट विल रिलीव द माइग्रेन। फिर उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं कि एर्गोटामीन, या हम अगर डाई हाइड्रो एर्गोटामीन की बात करें तो एर्गोटामीन जो है ये हम यूज़ करते हैं ओरली और सबलिंगुअली, जबकि डाई हाइड्रो एर्गोटामीन जो है इसको हम पेरेंट्रली यूज़ करते हैं। अच्छा, मैकेनिज्म की तो हमने बात कर ली कि ये क्या करती है, 5-HT1 रिसेप्टर्स पर बाइंड करती हैं। इसके अलावा जो एर्गोटामीन्स हैं ये एडिशनली अल्फा रिसेप्टर और डोपामीन रिसेप्टर्स पर भी बाइंड करती हैं और वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये हम यूज़ करते हैं फॉर द एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन। इसके बाद हमारे पास आती है ट्रिप्टान्स। ट्रिप्टान्स के अंदर जो है वो बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, फॉर एग्जांपल स्यूमाट्रिप्टान। स्यूमाट्रिप्टान ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर अबॉर्टिंग द एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन। ये सिलेक्टिव एगोनिस्ट के तौर पर वर्क करती है एट 5-HT1 बी एंड 1B रिसेप्टर्स पर। तो ये क्या करती है कि ये माइग्रेन के साथ साथ जो है नोजिया और वॉमिटिंग के सिम्टम्स को भी जो है वो ट्रीट करती है। स्यूमाट्रिप्टान जो है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। इसके अलावा जो अदर ड्रग्स आती हैं ये है हमारे पास प्रोवाट्रिप्टान, ज़ोल्मिट्रिप्टान, एलिट्रिप्टान। अब ये जो प्रोवाट्रिप्टान है ये हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है और जो स्यूमाट्रिप्टान है ये हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें हम इन ड्रग्स को यूज़ नहीं करते ट्रिप्टान्स को, क्योंकि ये कोरोनरी वेज़ोस्पाज़म जो है वो कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा ट्रिप्टान्स जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं इन पेशेंट विद हाइपरटेंशन, एपिलेप्सी, प्रेगनेंसी, लिवर एंड रीनल इम्पेयरमेंट। जो हमारे पास सीएडी के पेशेंट होते हैं यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के, उनमें हम ओपोइड्स का यूज़ करते हैं लाइक इंट्रानेजल ब्यूटोरफेनोल, क्योंकि उसमें ये जो ड्रग्स होती हैं ये हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, वेज़ोस्पाज़म जो है वो कॉज कर सकती हैं।
फिर अगर हम बात करें कि प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन है, तो प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन में हम जो है वो कुछ और भी ड्रग्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल बीटा ब्लॉकर्स में प्रोप्रानोलोल जो है ये हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द प्रोफाइलैक्सिस। इसके अलावा फिर हमारे पास दूसरी ड्रग्स आती हैं लाइक मिथाइलसैलिसाइड, सिप्रोहेप्टेडीन और क्लोनिडीन। ये हम जो है यूज़ करते हैं फॉर द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन अटैक। इसके अलावा टोपाइरामेट जो है वो हम एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है, इसको भी हम फॉर द माइग्रेन अटैक जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। देन कुछ रीसेंट ड्रग्स की अगर बात करें तो ओनाबोट्युलिनम टॉक्सिन ए जो है ये रिसेंटली अप्रूव हुआ है। ओनाबोट्युलिनम ए ये हमारे पास रिसेंटली अप्रूव है फॉर द प्रोफाइलैक्सिस व्हेन हेडेक अकर फॉर मोर देन 14 डेज पर मंथ। लेकिन ये क्या होता है, ये एवरी 12 वीक दिया जाता है एज मल्टीपल इंजेक्शंस अराउंड द हेड एंड नेक टू ट्राई टू डल फ्यूचर हेडेक सिम्टम्स। यानी कि ये जो अपकमिंग फ्यूचर सिम्टम्स है हेडेक के उसको प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है एवरी 12 वीक। इसके बाद कैंडिसर्टान जो है ये भी हम यूज़ करते हैं फॉर द माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस। तो ये था हमारे पास माइग्रेन। देन कम टूवर्ड्स द असाइनमेंट। सो हियर इज़ अ क्वेश्चन, सुमाट्रिप्टान इज, आपको ये बताना है कि सुमाट्रिप्टान जो है वो कौन सा एगोनिस्ट है, कौन से रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करता है। 5H1B एंटागोनिस्ट, 5HT1A एगोनिस्ट, 5HT1B एगोनिस्ट, 5HT1A एंटागोनिस्ट। तो इसका जवाब जो है वो आपको देना है इन द कमेंट सेक्शन विथ योर नेम एंड रोल नंबर। So that's all for today. Thank you so much. Allah Hafiz.